वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था क्या, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। क्या, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन्हें एक कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम कर सकता है, उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि दूध हो गया, ऑयल हो गया, चावल, गेहूं, आटा, जो भी चीजें हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, तेल, साबुन, चीनी, शैम्पू, जो भी आप यूज करते हो वो सभी कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। टीवी, फ्रिज, अलमीरा, सोफा, ये सारी चीजें क्या हैं? ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। कौन कौन सी? एक तो ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं। जैसे टेलीविजन हो गया आपका, जिसको आप एक बार खरीद लेते हो तो ये 5 साल, 6 साल, 10 साल तक भी चलता है। कार, बाइक, ये क्या है? सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनको हम हर महीने, हर साल नहीं परचेज करते। ये वो गुड्स होती हैं जिनको एक बार हम खरीद लेते हैं और एक लंबे समय तक फिर ये चलती हैं, तो इनको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसके बाद दूसरी क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या जिसको हम सेमी ड्यूरेबल भी कह सकते हैं। ड्यूरेबल के अंदर में एक और पॉइंट है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ये वो गुड्स होती हैं, ये ड्यूरेबल तो है लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे कि ये कपड़े पहने मैंने, तो ये क्लोथ्स, ये क्या है? ज्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चल सकते हैं। ये क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, अब जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, ये क्या है? ये सेमी ड्यूरेबल गुड के अंदर काउंट होगा, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। बुक्स जो आप पढ़ते हो, ये क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जिनको आप 1 साल पढ़ते हो, एक सर्टेन टाइम तक ये चलती हैं और उसके बाद में इनका यूज खत्म हो जाता है, तो इसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या है? थर्ड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे अभी हमने डिस्कस किया क्या, जिसको ज्यादातर जो चीजें जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि तेल, साबुन, आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सब क्या है? ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनको एफएमसीजी गुड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफएमसीजी गुड्स। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं इनको। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या होती हैं? ये हम खरीदते हैं, यूज करते हैं, ये खत्म हो जाती हैं, फिर हम खरीदते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर खत्म हो जाती है। जैसे कि चीनी हमने खरीदी, यूज करी, खाई, खत्म हो गई, फिर हम दोबारा से खरीदते हैं। शैम्पू हमने खरीदा, हमने यूज करा, खत्म हो गया, फिर हम दोबारा खरीदते हैं। तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और इसके बाद में क्या है? चौथा, सर्विसेज। सर्विसेज भी कंजम्पशन गुड्स के अंदर में आती हैं। जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, उसके बाद में स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीजें क्या है? ये सर्विसेज के अंदर में आती हैं। ठीक है, नाउ हम लोग आगे चलते हैं कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका यूज प्रोड्यूसर करता है फर्दर आगे किसी दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए? फर्दर किसी दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए इन कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक है, जैसे मशीनरी हो गया, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स हो गए, ये सभी क्या हैं? कैपिटल गुड कहलाते हैं। मशीनरी, जैसे एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा बनाने वाली जो मशीन है वो क्या है? अब कपड़ा क्या हो गया? कपड़ा तो कंजम्पशन गुड है। कपड़ा क्या है? कंजम्पशन गुड है। लेकिन उस कपड़े को बनाने के लिए जिस मशीनरी का यूज किया गया, वो मशीनरी क्या है? कैपिटल गुड है।
पहली चीज तो ये कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, एक लंबे समय तक चलती है कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर इनको एक लंबे समय तक यूज करता है, 10 साल 20 साल 50 साल भी हो सकता है कि ये चल जाए, ठीक है ना। तो ये कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। दूसरा क्या कि कैपिटल गुड्स क्या है, ये सबसे पहले तो क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। दूसरा क्या कि ये अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं खोती। जब आगे किसी भी नई गुड का प्रोडक्शन किया जाता है तो कभी भी ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती है। नेवर लूज आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती है। अब जैसे क्या है, कॉटन है फॉर एग्जांपल, अगर हम कंज्यूमर गुड की बात करें, कॉटन है। कॉटन को जब प्रोसेस के दौरान जब उसको क्लोथ में कन्वर्ट कर देता है, कपड़े बना दिया जाता है, तो कॉटन अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को खो देता है। अब इसको कॉटन थोड़ी बोलेंगे, अब ये कपड़ा है। तो उसी तरह से कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, प्रोडक्शन के दौरान वो अपनी आइडेंटिटी कभी भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर्स। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब है कि थोड़ी बहुत टूट फूट हो गई, कोई मशीनरी है वो घिस गई, उसमें टूट फूट हो गई, जिसकी वजह से उसके वैल्यू में कमी आ जाना। दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से, मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी हम पहले यूज करते थे और आज जैसे कि अभी हम बात करें तो पहले हम लोग सिंपल फोन यूज करते थे, उसके बाद में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब पुराना वाले जो फोन हो गए वो क्या हो गए, मतलब अब यूज नहीं करते हम, तो ये क्या है, उनकी वैल्यू के अंदर में डेप्रिसिएशन हो गया। ये क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद में जरूर आता है। टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, पैसेज। ये तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से पैसेज का मतलब क्या होता है, जब किसी भी प्रोडक्ट में जो फिक्स्ड एसेट है एक लंबा टाइम गैप हो जाता है, लंबा टाइम उसके ऊपर से चला जाता है, तो उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तीन चीजें याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज द नॉर्मल वियर एंड टीयर इन द फिक्स्ड एसेट, नॉर्मल वियर एंड टीयर इन द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है ना। ये दोनों चीजें जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है। तीन चीजें इसके अंदर में क्या, नॉर्मल वियर एंड टीयर, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। दूसरा पैसेज ऑफ टाइम। तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट के अंदर होता है। सो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, क्या, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है, जिस तरह से डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब कि वैल्यू, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना ईयर बाय ईयर ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस का मतलब भी तो यही होता है कि वैल्यू में कमी आ जाना या वैल्यू लॉस हो जाना किसी भी फिक्स्ड एसेट की, तो ये भी वही है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस इनके अंदर में क्या है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो इन तीन चीजों की वजह से होता है। आज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक बाइक खरीदी तो बाइक में पंचर हो गया, उसकी चेन सेट खराब हो गया या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या है, नॉर्मल वियर एंड टीयर है, जिसकी वजह से उस बाइक की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। पैसेज ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि आज 2020 में मैंने कोई बाइक खरीदी तो 2021 में उसकी वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि एक साल बीत गया, वो बाइक एक साल पुरानी हो गई। उसके बाद क्या, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक साल के बाद जब वो बाइक एक साल पुरानी हो गई तो उसमें क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी की बाइक्स भी आ गई,
जिसकी वजह से पुरानी वाली की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रही। लेकिन कैपिटल लॉस के अंदर में क्या होता है, कैपिटल लॉस में कोई वियर एंड टियर नहीं होता। इसमें क्या है, मैंने बाइक खरीदी, वो चोरी हो गई, वो क्या हो गई, चोरी हो गई। तो चोरी होना क्या हो गया, ये कैपिटल लॉस है एक तरह का मेरा, वो पूरी की पूरी वैल्यू लॉस हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये थेफ्ट, ठीक है ना। चोरी हो जाने की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, क्या, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान आ गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से बाइक गिर गई, टूट गई, कुछ भी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, नेचुरल कैलामिटीज कहलाएगा। तो इसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल लॉस कहलाता है। और तीसरा क्या, अनएक्सपेक्टेड, यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस था कि हर साल, ये नेचुरल प्रोसेस है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर साल जो है कंपनी ये सोच करके चलती है कि हमारे प्रोडक्ट में या हमारी एसेट में, हमारी मशीनरी में क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। लेकिन कैपिटल लॉस क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये, ठीक है ना, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। क्लियर है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये अनएक्सपेक्टेड है, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। क्लियर है। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी भी बोलते हैं। क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। ये आगे के चैप्टर्स में आपके चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में जरूर आता है। और आगे तक ये आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। तो ध्यान से समझना नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो हमने पढ़ा ही है, दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा पहले भी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। और 11th में हमने भी पढ़ा है, मैंने जो क्लासरूम में आते हैं मेरी क्लास में, मैंने उनको बताया हुआ है ऑलरेडी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं 11th क्लास में ही। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देन हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स पाएंगे, ठीक है ना। तो एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है, गवर्नमेंट लगाती है किसी पर्सन की इनकम पर डायरेक्टली। जब गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति की इनकम पर डायरेक्टली कोई भी टैक्स लगाती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये उसकी इनकम पर डायरेक्टली लगाया जा सकता है, इसका बर्डन वो किसी अदर पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब क्या कि डायरेक्टली लगाया जाता है, इट लेड ऑन डायरेक्टली इन द इनकम ऑफ एनी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर भी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स laid on income directly by the government। गवर्नमेंट के थ्रू ये डायरेक्टली लगाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या कि इसका जो बर्डन है वो किसी अदर पर्सन पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर ये डायरेक्ट टैक्स अगर इनकम टैक्स है, जैसे ये मेरी इनकम पर लगा है तो इसको मेरे को ही पे करना पड़ेगा, कोई और पर्सन पे मैं इसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरा फ्रेंड, मेरी कंपनी, मेरे कलीग्स, ये लोग इस टैक्स को नहीं भरेंगे, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। तो बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स,
प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जस्ट इसका उल्टा बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेल्स और प्रोडक्शन पे लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं, सेल्स और प्रोडक्शन एक्टिविटी पर लगाए जाते हैं। किसी भी प्रोड्यूसर की इनकम पर इनडायरेक्टली ये लगाए जाते हैं। इसका बर्डन वो किसी और पर्सन पे ट्रांसफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल टैक्स है या सर्विस टैक्स है, तो सेल टैक्स या सर्विस टैक्स किस पर लगता है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या जो सेलर है, जो किसी प्रोडक्ट को बेच रहा है उस पर लगाया जाता है। या प्रोडक्शन टैक्स है, जो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है वो उस पर लगाया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्शन टैक्स है, सेल टैक्स है, सर्विस टैक्स है और भी तमाम तरह के जो टैक्सेस है, वो सारे जो टैक्सेस हैं वो क्या है, वो लगाए तो प्रोड्यूसर पर जाते हैं, लेकिन उनका बर्डन वो कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर देता है। जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो उसमें लिखा रहता है MRP 25 रुपए, उसके नीचे एक लाइन लिखी रहती है क्या, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसके अंदर में सारे टैक्स क्या है, इंक्लूडेड है। तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है सारे, वो प्रोड्यूसर पर लगे, लेकिन पे किसको करना पड़ रहा है, उसको कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो किसी खाना खाने के लिए, किसी होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, कोई सामान खरीद करके लाते हो, तो जितना बिल होता है 1000 रुपए का बिल आया, उस पर 18% GST लग गया सर्विस टैक्स की फॉर्म में, SGST, IG। तो ये जो है टैक्सेस जो लगे हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनको भी हमें ही पे करना पड़ता है, मतलब एज अ कंज्यूमर। तो क्या होगा इसका ये क्या है, इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं। ये क्या है, ये प्रोडक्शन पर लगाए जाते हैं। ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स एक्टिविटी, सेल्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर लगाए जाते हैं। दूसरा क्या है, इसका बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया टैक्सेस। अब हम पढ़ेंगे क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन दोनों टैक्सेस को पढ़ना जरूरी था, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने के लिए, समझ में आने के लिए। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। ठीक है ना, इट इज द डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। मतलब NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू indirect taxes माइनस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी है, नेट इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक कंसेशन है, एक तरह से जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं दोनों को दिया जाता है। अब जैसे ये बेसिकली जो सब्सिडीज हैं वो क्या होती हैं, जो नेसेसरी गुड्स हैं उन पर गवर्नमेंट देती है। जैसे LPG सिलेंडर हो गया, LPG सिलेंडर कितने का, मान लो 800 या 900 रुपए का आता है, तो उस पर हर सिलेंडर पर हमको क्या होता है, सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर को तो सस्ते में देती है 450 या 500 रुपए में, लेकिन उसका पूरा प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर को पे करती है गवर्नमेंट। मतलब 500 रुपए हमसे लेकर के, और जो बचे हुए पैसे वो गवर्नमेंट देती है। तो जो बचे हुए पैसे जो गवर्नमेंट पे कर रही है उसी को ही सब्सिडी कहते हैं। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है, ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है,
ये भी क्या है, एक तरह की फैक्टर इनकम है। इनकम दो ही जगह पे हो सकती है, या तो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में, मतलब अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। या तो कोई भी काम मैं इंडिया के अंदर में करूंगा या तो मैं इंडिया के बाहर जाके करूंगा। अगर मैं इंडिया के अंदर में कोई भी काम करके पैसे कमा रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। डोमेस्टिक इनकम जैसे वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस को करके, किसी भी जॉब को करके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को करके कोई भी पैसा अगर मैं कमा रहा हूं इंडिया के अंदर में तो वो सारी क्या है, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है ना। अगर वो वही पैसा मैं जॉब में अगर इंडिया में करता हूं तो वो डोमेस्टिक इनकम है। वही जॉब मैं अमेरिका में जाकर के कर रहा हूं तो वहां से जो भी इनकम अगर मैं अपने देश में भेज रहा हूं तो वो क्या कहलाएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम तो है लेकिन वो कहां से आई है, अब्रॉड से आई है। इस चीज को ध्यान रखना, फैक्ट इनकम अब्रॉड से आई है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और तीसरा कोई काम करके आ रही है। अगर अब्रॉड से इनकम आ रही है तो वो फैक्टर इनकम ही है एक तरह की, जो कि एक व्यक्ति जो है अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाकर के वहां से अर्न कर रहा है। क्लियर हो गया। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला भी है, इसको याद रखना है। फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यह है कि अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर बाहर विदेश में जाकर के किसी भी काम को करता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, या उसने वहां पर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से कोई भी इनकम उसके पास वो इंडिया के अंदर भेजता है वहां से, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स जो है वो अमेरिका में जॉब करता है, वहां पे उसकी सैलरी 50,000 रुपए है INR के अंदर में, इंडियन करेंसी के अंदर। तो 50,000 रुपए उसकी जो है वो क्या है, सैलरी है। 50,000 रुपए में से वो 30,000 रुपए अपने रेगुलर खर्चे में वहीं पर खर्च कर देता है और 20,000 रुपए हर महीने अपनी फैमिली को यहाँ इंडिया भेजता है। तो जो 20,000 रुपए वो जो भेज रहा है हर महीने इंडिया, वही फैक्टर इनकम कहलाएगा फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है ना। 50,000 रुपए उसकी सैलरी से मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी पैसा तो उसने वहीं पे खर्च कर दिया, वो वहां की नेशनल इनकम में काउंट हो गया। लेकिन जो पैसा वो इंडिया भेज रहा है 20,000 रुपए, वही नेशनल इनकम के अंदर में जुड़ेगा, वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है हमारे लिए। तो जिस तरह से हमारे देश के कुछ लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और वहां से वो फैक्टर इनकम कमा करके इंडिया भेजते हैं, उसी तरह से बाहर के कुछ लोग आकर के इंडिया में भी काम करते हैं। उसी तरह से बाहर की कंपनीज हो गई, बाहर के एम्बेसीज भी इंडिया के अंदर में है, बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारी FDI है, फॉरेन जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर में, तो वो जो भी पैसा हमारे देश से बाहर ले जाती हैं वो फिर इनकम टू अब्रॉड हो जाता है। तो जो हमारे पास में बाहर से आया वो, और जितना हमारे यहां से बाहर चला गया वो, इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया। ये भी एक तरह की फैक्टर इनकम है, जैसे डोमेस्टिक इनकम वैसी। आगे इसको नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो भी आज हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आगे के चैप्टर्स में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा, जो नेशनल इनकम के जो 4 चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से टफ भी हैं और थोड़ा सा इसमें डीप में पढ़ना भी पड़ेगा आप लोगों को। बार बार इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखें कि ताकि कोई चीज आपको छूट ना जाए और अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। क्लास में ये सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन वीडियो के अंदर में क्या है, ये चीजें आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि क्या आपको बताया गया। टॉपिक को बार बार रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये नोटिफिकेशन आपको जो है नहीं मिल पाएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो का तो आप लोग हो सकता है कि पीछे रह जाओ, बाकी बच्चे आगे निकल जाएं आप लोगों से। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।